दोस्तों नमस्कार। चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूँ। आज चर्चा के विषय में चर्चा करूंगा 5 राज्यों के चुनाव परिणामों से क्या संदेश है इन प्रदेशों की जनता का, और आखिर बंगाल में जो प्रचंड जीत हुई है भाजपा की, जो प्रचंड हार हुई है ममता बनर्जी की, उसका नायक कौन है? कौन सी वो ताकत है जो डरी नहीं और सड़कों पर आकर खड़े हुए? कौन सी वो ताकत है जिसको बंगाल के चुनाव परिणामों से सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है? इस सब विषय पर बात करूंगा। दोस्तों, चुनाव परिणाम आप देख ही चुके हैं। आसाम में लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है, और यदि भाजपा के आलाकमान ने कोई पर्चे निकालने का सिस्टम नहीं रखा तो शायद हेमंत बिश्व शर्मा ही आसाम के मुख्यमंत्री होंगे। पश्चिम बंगाल का परिणाम साफ है, भाजपा प्रचंड बहुमत से जीती है। 200 से अधिक सीटें भाजपा ने जीत ली है। पांडिचेरी में भी सरकार बनाने जा रही है भाजपा, लेकिन केरल के अंदर सारे जमे जमाए दलों को जनता ने पीछे हटा दिया है, और एक नई पार्टी टीवीके को सबसे बड़ी पार्टी के रूप में वहां पर जनता ने समर्थन दिया है। और इस सबसे अलग केरल के अंदर भाजपा जैसे कि उम्मीद थी कोई विशेष नहीं कर पाई, हालांकि उसके विधायक बढ़े, लेकिन जनता ने पहले से जमी जमाई पार्टी एलडीएफ, जिसका नेतृत्व वामपंथी पार्टियों के हाथों में था, उसको पराजित कर दिया और यूडीएफ को वहां पर सत्ता की कमान सौंप दी। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इन सब के परिणाम एक ही संदेश दे रहे हो। कुछ मीडिया, कुछ विश्लेषक ऐसा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि जनता का संदेश एक ही है, लेकिन जनता का संदेश एक नहीं है। यदि मैं आसाम के अंदर जाऊं तो आसाम की जनता का निर्णय बिल्कुल स्पष्ट है कि हम आसाम की डेमोग्राफी को चेंज नहीं होने देंगे। कांग्रेस आसाम की डेमोग्राफी को चेंज करना चाहती है। कांग्रेस चाहती थी कि आसाम में बांग्लादेशी घुसपैठिए इतने ज़्यादा संख्या में आ जाए और कुल मिलाकर वहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग इतनी बड़ी संख्या में एकत्रित हो जाएं कि गुवाहाटी में सरकार स्थापित बनाने के लिए असमी लोगों के वोटों की जरूरत ना पड़े, हिंदू वोटों की जरूरत ना पड़े। हेमंत बिश्व शर्मा ने केंद्र से अलग हटकर बहुत सख्त और बहुत स्पष्ट रुख अपनाया और स्पष्ट किया कि हालांकि आसाम के अंदर 40% मुस्लिम वोट हो चुके हैं, लेकिन वो आसाम की डेमोग्राफी को इतनी आसानी से चेंज नहीं होने देंगे और हर संभव प्रयास करेंगे कि आसाम के अंदर हिंदू बहुमत बना रहे। इसके अलावा उन्होंने देश विरोधी और सांप्रदायिक गतिविधियों के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोला। वो पिच पर आए और उन्होंने खुलेआम जमकर बल्लेबाजी करी, कोई लाग लपेट नहीं। जिस तरीके से एक धर्म विशेष के लोग शिक्षा के नाम पर कुछ मजहबी दुकानें खोल के बैठ जाते हैं और जिन्हें बांग्लादेश, पाकिस्तान और खाड़ी से पैसा आता है और जिनका मूल मकसद शिक्षा देना नहीं होता, बल्कि एक ऐसी जमात खड़ी करनी होती है जो वक्त आने पर हिंदुओं के खिलाफ हथियार भी उठा ले और वक्त आने पर भारत के खिलाफ भी अपने हथियार उठा ले। हेमंत बिश्व शर्मा ने इन सब के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोला।
उन्होंने ऐसी दुकानों के खिलाफ मोर्चा खोला। और तो और कांग्रेस के अंदर जो कांग्रेस पार्टी के नेता थे तरुण गोगोई, उनके ऊपर भी ये आरोप थे कि उनकी पत्नी किसी और देश की नागरिक है। और सिर्फ यही नहीं, उनकी पत्नी पर पाकिस्तान को लेकर, पाकिस्तान से संबंधों को लेकर, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और पाकिस्तान की सेना से संबंधों को लेकर गंभीर आरोप लगे। आरोप खुद हेमंत बिश्व शर्मा ने लगाए और चुनौती दी कि कांग्रेस उनके आरोपों का खंडन करके दिखलाए। उन्होंने चुनौती दी कि यदि मेरे आरोप झूठे हैं तो कांग्रेस कोर्ट में जाने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन कांग्रेस की हिम्मत थी, मतलब बहुत साफ था कि कहीं ना कहीं हेमंत बिश्व शर्मा के आरोपों में सच्चाई थी। उसके बाद कांग्रेस ने इसका काउंटर करने के लिए अपने एक नेता पवन खेड़ा को आगे किया और पवन खेड़ा ने हेमंत बिश्व शर्मा की पत्नी को लेकर, पासपोर्ट को लेकर कुछ झूठे आरोप लगाए। लेकिन हेमंत शर्मा ने तत्काल एफआईआर दर्ज कराई और चुनौती दी कि कांग्रेस इसको साबित करे, अन्यथा वो पवन खेड़ा के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आरोप 100% झूठे थे। नतीजा ये हुआ कि पवन खेड़ा लगातार इधर उधर भागते रहे, छिपते रहे। मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। फिलहाल असम की जनता ने अपने जिस तरीके से बड़ा बहुमत दिया है भारतीय जनता पार्टी को, उसका स्पष्ट संदेश है कि असम के अंदर बांग्लादेशी घुसपैठियों का बहुमत नहीं होने देंगे। असम को हिंदू विरोधी ताकतों का जमावाड़ा नहीं बनने देंगे। बहुत स्पष्ट संदेश दिया यह असम की जनता ने। यदि मैं बात पांडिचेरी के करूं तो पांडिचेरी में हालांकि तमिल समुदाय के लोग बहुत हैं, लेकिन उन्होंने पूरी तरीके से भाजपा के पक्ष में, भाजपा नीति मोर्चे के पक्ष में खड़ा होने का निर्णय करा। लेकिन वो फिर भी इतना छोटा राज्य है कि राष्ट्रीय संदर्भों में मैं उसकी बात को बहुत बड़ा वजन तो नहीं दूंगा, लेकिन हाँ, वहाँ की जनता का ये स्पष्ट संदेश है कि वो डीएमके जिस तरीके से पिछले कुछ समय से हिंदू विरोधी राजनीति कर रही है, वो उसे स्वीकार नहीं है। यदि बात करूं पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल के चुनाव पर सिर्फ बंगाल के लोगों की निगाह नहीं थी। पश्चिम बंगाल के चुनाव पर पूरे देश की निगाह थी। और कल जब चुनाव परिणाम आ रहे थे तो मोबाइलों से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से देश भर के लोग इस तरह से चिपके हुए थे जैसे बंगाल के नहीं बल्कि लोकसभा के चुनाव परिणाम आ रहे हो। इसके कई कारण थे, क्योंकि बंगाल एक ऐसा राज्य बन गया था जहां भारत के संविधान का कोई महत्व नहीं था। बंगाल एक ऐसा राज्य बन गया था जहां कानून का कोई शासन नहीं था। बंगाल एक ऐसा राज्य बन गया था जहां गुंडों के हाथ में सब कुछ था। सरकार उनके इशारे पर नाचती थी और इसलिए जनता को बेहद बेसब्री से इंतजार था कि बंगाल की जनता क्या निर्णय देती है। ममता बनर्जी ने पिछले 15 सालों के शासन में हिंदुओं को 2 दर्जे का नागरिक बना दिया था। स्थिति यह थी कि वहां आप रामनवमी नहीं बना सकते। यदि यहां तक कि पश्चिम बंगाल का जो सबसे बड़ा त्योहार, सबसे बड़ा फेस्टिवल दुर्गा पूजा, उसमें भी दुर्गा पंडालों के अंदर विधर्मी गीत गाए जाते थे। इसलिए पूरे देश को इस बार जिस तरीके से चुनौतीपूर्ण चुनाव हुआ था, पूरे देश को इंतजार था कि बंगाल निर्णय क्या करता है।
बंगाल में भी मुस्लिम वोट बहुत है, लगभग 35% मुस्लिम वोट वहाँ पर है। माना जाता है कि 35 एंड 42% वहाँ मुस्लिम वोट है। और इसलिए चुनौती थी कि ये लगभग 60-65% वोट जो हिंदू वोट है, ये पूरी तरह एकजुट होगा या नहीं होगा। चुनाव परिणामों से स्पष्ट है कि बंगाल के हिंदू ने एकजुट होने का निर्णय किया और ममता बनर्जी को चुनौती दी, और अंततः बंगाल का भी निर्णय लगभग कमोबेश आसाम से मिलकर आया कि हमें सब कुछ मंजूर है, हम एक हद तक जुल्म सहने को तैयार हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल को गैर हिंदू बहुल बनाने का प्रयास, बंगाल के अंदर हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने का प्रयास किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं है। यदि मैं बात तमिलनाडु की करूं, हालांकि तमिलनाडु के बारे में अनेक राजनीतिक विश्लेषकों से आपने ये सुना होगा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी ये सुना होगा कि तमिलनाडु की जनता ने द्रविड़ राजनीति को उखाड़ फेंका, वो इससे ऊब गई थी और वो एक नई प्रकार की राजनीति करना चाहती थी और वो नई राजनीति के समर्थन में आई। लेकिन मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। तमिलनाडु से जो संदेश आया वो अच्छा संदेश नहीं है। तमिलनाडु से जो संदेश आया वो एक अच्छे नागरिकों वाला संदेश नहीं है। तमिलनाडु में जीती है वहां टीवीके पार्टी, जिसके संस्थापक जोसेफ विजय कुमार है, और उनका कैंपेन चला रहे थे कौन? प्रशांत किशोर, जिनका नीतियों से सिद्धांतों से कोई मतलब नहीं है। प्रशांत किशोर का यह मानना है पैसा फेंको, जनता को लालच दो और सत्ता पे कब्जा करो, और फिर सत्ता को अपने निजी स्वार्थों के लिए चलाते रहो। उन्होंने जब जब जिस पार्टी का भी चुनाव प्रचार संभाला, उन्होंने यही थीम अपनाई। जब बिहार का चुनाव आया था, प्रशांत किशोर ने इसी थीम पर चुनाव लड़ने का फैसला करा, लेकिन बिहार के मतदाताओं ने उन्हें नकार दिया। अब उन्होंने तमिलनाडु में टीवीके का काम संभाला। तमिलनाडु की जनता ने जो फैसला दिया है वो द्रविड़ राजनीति के खिलाफ नहीं दिया है। उनका फैसला लालच भरा है, उनका फैसला शर्मनाक है, और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि तमिलनाडु के जनता ने जो अपना चुनाव परिणाम दिया है, जो संदेश दिया है, वो देश भर में तमिलनाडु की प्रतिष्ठा को गिराने वाला है। उसका कारण है, ऐसा नहीं है कि तमिलनाडु की जनता ने द्रविड़ राजनीति को उखाड़ने के लिए टीवीके का समर्थन दिया है। द्रविड़ राजनीति ही उखाड़नी होती तो उनके सामने विकल्प भारतीय जनता पार्टी थी। वहां टीवीके ने वादा करा था कि यदि वो चुनाव जीतेंगे, हर परिवार को 8 ग्राम सोना मुफ्त देंगे। 8 ग्राम सोना का मतलब आज के रेट में लगभग 1 लाख रुपए का सोना। उन्होंने वादा करा था कि यदि वो जीत गए, हर परिवार को 6 सिलेंडर मुफ्त देंगे। उन्होंने वादा करा था यदि वो जीत गए, हर परिवार को 2500 रुपए महीना देंगे। लेकिन तमिलनाडु के विकास के लिए उनके घोषणा पत्र में कोई चर्चा नहीं थी। तमिलनाडु का किस तरीके से तमिलनाडु की आर्थिक स्थिति मजबूत करी जाए, किस तरीके से तमिलनाडु का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को थोड़ा अपग्रेड किया जाए, किस तरीके से वहाँ पर नौकरियों के संसाधन बढ़ाए जाए, और किस तरीके से तमिलनाडु में व्यापारिक स्तर का व्यापारिक ग्रोथ हो। इसके विपरीत उन्होंने जनता को लालच दिया कि आपको 8 ग्राम सोना, 6 सिलेंडर और 2500 रुपये मुफ्त। ये मैंने 3 बड़े बड़े वादे बताए हैं, और भी छोटे मोटे वादे थे। मुझे बहुत दुख और बहुत अफसोस के साथ कहूँगा कि तमिलनाडु की जनता इस लालच में बह गई, और इस लालच में बहकर
उसने डीएमके नीत इंडी गठबंधन को भी नकार दिया और एआईएडीएमके लीड एनडीए को भी नकार दिया और टीवीके को समर्थन दिया। तो तमिलनाडु की जनता का जहाँ तक संदेश का सवाल है वो शर्मनाक है और मेरी निगाह में वो लालच का समर्थन है, फ्री बीच का समर्थन है। वही राजनीति जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने करी थी कि जनता को पैसा फेंको, जनता को मुफ्त का माल खिलाओ और उसके बाद सरकार में आओ, पैसा कमाओ। यदि देश विरोधी काम करके भी पैसा मिल रहा है तो देश विरोधी काम करो। तो फिलहाल तमिलनाडु की जनता का संदेश ये था। हाँ, केरल का संदेश बड़ा महत्वपूर्ण है। केरल में मुस्लिम और ईसाई मिलकर बहुत बड़ा समूह बन जाता है। कुल मिलाकर ये तो नहीं कहूँगा कि बस मुस्लिम और ईसाई ने मिलकर वहाँ पर कांग्रेस का नेतृत्व में बने हुए सांप्रदायिक मोर्चा को जिता दिया। सांप्रदायिक मोर्चा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर जो यूडीएफ है उसका प्रमुख घटक कांग्रेस पार्टी नहीं है, उसकी बड़ी ताकत मुस्लिम लीग है। और वहाँ पर हिंदुओं का भी बड़ी संख्या में संदेश यह है कि वो अभी धर्मनिरपेक्षता के जाल में फंसे हुए हैं। वो अभी धर्मनिरपेक्षता के पीछे का जो कड़वा सच है उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और दूसरी ओर जो केरल के मुस्लिम्स हैं, जो केरल के ईसाई हैं, उनका स्पष्ट संदेश है चाहे कुछ भी हो जाए, हमें हिंदुओं का नेतृत्व करने वाली सरकार को नहीं बनने देना है केरल के अंदर। और इसीलिए उन्होंने कम्युनिस्टों को हटा दिया और उस यूडीएफ को जिता दिया जिसकी बड़ी पार्टियां एक कांग्रेस है जो लंबे समय से हिंदू विरोधी गतिविधियों में लिप्त है और फिलहाल जिसका घोषित एजेंडा है कि भारत में हिंदुओं का विरोध करो, हिंदुओं का दमन करने वाले काम करो। और दूसरी बड़ी घटक मुस्लिम लीग है। तो केरल का संदेश हिंदुओं के खिलाफ है, हिंदुत्व के खिलाफ है, सनातन के खिलाफ है। हालांकि वहाँ पर भाजपा के सीटें बड़ी हैं। पिछली बार एक विधायक था, इस बार 3 विधायक हैं। और इसलिए बस उम्मीद ही करी जा सकती है कि चूंकि अभी वहाँ भाजपा का वजूद खत्म नहीं हो रहा है बल्कि बढ़ रहा है, शायद आने वाले चुनाव में केरल की जनता को समझ आएगा और वो सांप्रदायिक ताकतों को पराजित करेंगी और राष्ट्रवादी ताकतों के समर्थन में खड़े होंगी। और एक दूसरा बड़ा सवाल, पश्चिम बंगाल में इस प्रचंड जीत के पीछे कौन है? वो कौन सी ताकत है जो सड़क पर आकर खड़ी हो गई और जिसने ममता बनर्जी से कहा करो गुंडागर्दी, कितनी गुंडागर्दी कर सकते हो, हम तुम्हारी गुंडागर्दी का मुकाबला करेंगे। वो कौन सा वोटर है जिसने ममता बनर्जी से कहा कि हमने बहुत बेइज्जती झेल ली, तुमने हमारी इज्जत पर, आबरू पर पिछले 15 वर्षों में कोई मौका नहीं कमाया जब हमला न करो, लेकिन अब हम सड़क पर हैं, या तो हम अपनी गर्दन कटा देंगे और या तुम्हें सत्ता से पराजित कर देंगे। और आखिर वो कौन सा राजनेता है जिसने कलकत्ता के अंदर डेरा जमाया और कहा कि ममता तुम्हारे दिन लग गए? दोस्तों, यदि मैं नेता की बात करूं, हालांकि बंगाल की जीत एक बार फिर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जीत है, उनके नेतृत्व की जीत है। और बंगाल की जनता ने साफ बता दिया है कि देश में कुछ जातिवादी ताकतें भले ही कुछ कहें, हमारा आज भी समर्थन, हमारा आज भी स्नेह अमित शाह और नरेंद्र मोदी के साथ है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यूजीसी के गाइडलाइन के नाम पर भारत में पिछले कुछ समय से
जातिवादी ताकतें सिर उठा रही थी। और ख़ास तौर से जब 2024 का चुनाव परिणाम आया और जिसमें एनडीए को 240 सीटें मिली, तो इन जातिवादी ताकतों को लगा कि यूजीसी की गाइडलाइन के नाम पर इस देश के कुछ जाति समूहों को बहकाओ कि ये मोदी तुम्हारे खिलाफ है, ये अमित शाह तुम्हारे खिलाफ है, और बस इस थोड़े से जाति समूह को समर्थन पर साथ ले लो तो भारत के अंदर सनातनी ताकतें हार जाएंगी, भारत के अंदर हिंदुत्व हार जाएगा। ऐसे लोग 4 मई की सुबह तक ये दावा कर रहे थे कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जीतेंगी, और उनका कहना था कि जीत हमारी वजह से होगी, हम यूजीसी गाइडलाइन के नाम पर राजनीति करने वालों की वजह से होगी। लेकिन जो बंगाल का परिणाम आया उसका स्पष्ट मैसेज था कि यूजीसी गाइडलाइन के नाम पर आप हिंदुओं को या हिंदुओं के उन कुछ जाति समूहों को आप भ्रमित नहीं कर सकते। निश्चित रूप से यदि एक नेता के रूप में श्रेय देना हो किसी को तो मैं अमित शाह को दूंगा, मोदी जी को नहीं दूंगा। अमित शाह की मेहनत को दूंगा, अमित शाह की रणनीति को दूंगा। 12 दिन उन्होंने कलकत्ता में डेरा डाला। उनको मालूम था कि ममता बनर्जी संविधान को नहीं मानती, उनको मालूम था कि ममता बनर्जी के पुलिस कानून का पालन नहीं करते, उनको मालूम था कि टीएमसी के अंदर राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है, बल्कि बांग्लादेश से लेकर बल्कि पश्चिम बंगाल से लेकर बांग्लादेश तक के गुंडे भरे हुए हैं। और उनको मालूम था कि जिस दिन मतदान होगा उस दिन लाखों की संख्या में बांग्लादेशी कुछ चुनिंदा रास्तों से पश्चिम बंगाल में घुसेंगे, वोट डालेंगे और वापस चले जाएंगे। और उनके वोट ममता बनर्जी ने बनवा रखे हैं, टीएमसी ने बनवा रखे हैं। उस ममता बनर्जी के पूरे षड्यंत्र को अमित शाह ने बहुत गहराई में जाकर समझा। उन्हें पता था कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के गुंडों की तूती बोलती है। उन्हें अच्छी तरह पता था कि पिछले 15 सालों में पश्चिम बंगाल की हिंदू महिलाओं पर इतने जुल्म हुए हैं कि उनको वोटों के लिए बाहर निकालना एक बहुत तगड़ी चुनौती है। इस सारी चुनौती को अमित शाह ने पहचाना और एक ऐसी रणनीति को अंजाम दिया, संवैधानिक दायरे में रहकर, कानून के दायरे में रहकर, मर्यादा में रहकर वो सारे प्रयास करे जिससे ममता बनर्जी के सारे षड्यंत्र, ममता बनर्जी की गुंडागर्दी, ममता बनर्जी के गुंडों की सड़कों पर अराजकता, इन सब पर लगाम लग जाए। और वो इसमें सफल हुए। परिणाम ये हुआ कि बहुत सारे लोग ये कहते हुए सुने गए कि हमने बहुत लंबे समय बाद अपना वोट खुद डाला है। अन्य गांव में आकर, शहर में आकर, मोहल्ले में आकर ममता बनर्जी के लोग आ जाते थे और रात को ही उंगलियों पर शाही लगा के कह जाते थे वोट डालने मत आना, और जो विरोध करते थे उनकी उंगली काट डालते थे, किसी की जवान खींच लेते थे, और फिर भी जो बूथ पर पहुंच जाते थे उन पर हमले होते थे। और जो बूथ के अंदर भाजपा के कार्यकर्ता होते थे, वोट समाप्त होने के बाद उनको सुरक्षित उनके घर पर नहीं जाने देते थे। इस सब को रोकने के लिए अमित शाह ने अचूक रणनीति अपनाई। इसमें वो सफल हुए, परिणाम आपके सामने है। तो मैं ये कहूँगा कि एक व्यक्ति के रूप में, एक नेता के, राजनेता के रूप में अमित शाह को बहुत बड़ा श्रेय जाता है। वो बंगाल की जीत के नायक है। और वैसे भी मैं अमित शाह के तमाम, खास तौर से लोकसभा राज्यसभा में उनके भाषण सुनता हूँ। मेरा ये मानना है कि वो आज़ाद भारत के
सर्वश्रेष्ठ गृह मंत्री हैं, अचूक पार्लियामेंटेरियन है। जब वो पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलते हैं, अच्छे से अच्छा विरोधी तर्कपूर्ण तरीके से उनके एक सेंटेंस को काट नहीं पाता। ऐसा नहीं कि लोकसभा में सब राहुल गांधी जैसे लोग बैठे हुए हैं जिन्हें ना इधर का पता ना उधर का पता। वहाँ पर अभिषेक मनु सिंघवी भी बैठे हैं राज्यसभा में, वहाँ पर दिग्विजय सिंह भी बैठे हुए थे अब से कुछ समय पहले तक, वहाँ पर कपिल सिब्बल भी बैठे हुए हैं। ये सब अपने आप को जाने माना वकील कहते हैं। ये भी अमित शाह के किसी सेंटेंस को चुनौती देने की स्थिति में नहीं होते थे, ये कहने की स्थिति में नहीं होते थे कि आप मर्यादा से बाहर जाकर, संविधानिक ताकतों से, संविधान से बाहर जाकर या नैतिकता से बाहर जाकर ये बात करो। तो एक व्यक्ति तो रहे अमित शाह, लेकिन यदि अमित शाह के लाख प्रयास करने के बाद भी पश्चिम बंगाल का वोटर डरा रहता तो कैसे पराजित होती ममता बनर्जी। बंगाल के अंदर लगभग 35 से 42% मुस्लिम वोट है, और इन मुस्लिम वोटों में कोई शक नहीं था कि ये 100% ममता बनर्जी को वोट जाएंगे। ममता बनर्जी ने चुनाव से काफी पहले एक रणनीति बना ली थी और एक हुमायूं कदीर नाम के मोहरे को खड़ा कर दिया था, और उन्होंने तय करा था कि अपने प्लान के तहत चुनाव के समय इस गुब्बारे को फोड़ दूंगी, और उन्होंने फोड़ दिया। वो वैसे भी पहुंचे थे पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने के लिए। ओवैसी के ऊपर हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान से बाहर की जितनी इस्लामिक बॉडीज है उनका दबाव पड़ा कि आप अपने आप को साइडलाइन कर दो, ताकि बंगाल में सनातन हार जाए, ताकि बंगाल में हिंदुत्व हार जाए, ताकि बंगाल में राष्ट्रवाद हार जाए, और बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व में हिंदू विरोधी ताकतों की जीत हो जाए। नतीजा ये हुआ कि असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपने आप को साइडलाइन कर लिया, और यह सारा मुस्लिम वोट एकजुट हो गया। यहां आपका एक भ्रम और दूर कर दूं, कुछ मीडिया हाउसेज अभी भी भ्रम फैला रहे हैं कि मुस्लिम बहुल इलाके जो मुर्शिदाबाद है वहां पर भी भाजपा ने सेंध लगा दी। ये बिल्कुल गलतफहमी है, ये बिल्कुल मिस इन्फॉर्मेशन है। इन मुस्लिम बहुल इलाकों में भाजपा ने सिर्फ वही सीटें जीती हैं जो हिंदू बहुल थे। किसी भी मुस्लिम बहुल सीटों को जीतने में भाजपा कामयाब नहीं हुई है, लेकिन इसके विपरीत मीडिया का एक बड़ा हिस्सा ही लिख रहा है कि भाजपा ने मुस्लिम एरिया में भी सेंध लगा दी। ये गलत सोच रहा है। पश्चिम बंगाल का ये जो 60-62% हिंदू था, 58 से 65% के बीच में जो हिंदू था, इसका बहुतायत वोट भाजपा को गया। लेकिन इसका भी नायक कौन है? इसके नायक बंगाल के पुरुष नहीं है, इसके नायक बंगाल का युवा भी नहीं है, इसके नायक हैं बंगाल की नारियां। नमन है बंगाल की नारियों को। बंगाल की नारी सड़क पर उतरी, बंगाल की नारी ने सड़क पर उतर के कहा, ललकारा हिंदू पुरुषों को भी कि तुम डर के बैठते हो घर में तो डर कर बैठो। ललकारा हिंदू युवाओं को भी कि तुम्हें डर लगता है ममता बनर्जी के गुंडों से तो तुम डरो, लेकिन हम मुकाबला करेंगे ममता की गुंडागर्दी का। हम रोकेंगे बांग्लादेश से आने वाले गुंडों को, हम रोकेंगे टीएमसी के गुंडों को। और जब गृह मंत्री अमित शाह ने विश्वास दिलाया है कि तुम वोट डालने सुरक्षित जाओगी और वोट डालकर सुरक्षित घर पर आओगी, और वोट डालने के बाद भी सिर्फ 60 दिन आपकी रक्षा के लिए केंद्रीय फोर्सेज बंगाल में नहीं रहेंगी, यदि 60 दिन से ज्यादा भी केंद्रीय सुरक्षा बलों को बंगाल में रखना पड़ा तो रखा जाएगा। तो बंगाल की इस नारी ने अमित शाह के इस वादे पर विश्वास करा।
और उसने ममता बनर्जी की चुनौती को स्वीकार किया, उसने अभिषेक बनर्जी की चुनौती को स्वीकार किया। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि मेरा आकलन है, और अब चुनाव परिणाम के बाद मैं ये बात कह रहा हूं कि बंगाल की हिंदू महिलाओं ने 99%, ये 100% भी हो सकता है, लेकिन सयानी घोष जैसी कुछ 10-20 महिलाएं हर जगह हो सकती हैं, वरना ये 100% भी हो सकता है। बंगाल की नारी सड़क पर आ गई। बंगाल की नारी ने चुनौती दी ममता बनर्जी को। बंगाल की नारी ने कहा सनातन की रक्षा हम करेंगे। बंगाल की नारी ने कहा हिंदुत्व की रक्षा हम करेंगे। ये जीत की नायक है बंगाल की नारी। मैं 3 विशेष रूप से बताऊंगा आपको। एक महिला, एक टिकट दिया भाजपा ने, आप ताज्जुब करेंगे, वो 4 घरों में बर्तन मांजती हैं, 4 घरों में बर्तन मांजती हैं। 1000 रुपये उन्हें एक घर से मिलता है और 4000 रुपये महीना कमाती है। लेकिन वो पिछले कई चुनाव में से भाजपा का झंडा उठाती थी और बार बार कहती थी कि मेरे परिवार पर कितना भी जुल्म हो मैं भाजपा को वोट दूंगी। भाजपा ने उनके संघर्ष को पहचाना और उन्हें टिकट दे दिया। 4 घरों में बर्तन मांजने का काम, 4000 रुपये महीने की तनख्वाह। लेकिन वो बंगाल की नारियों के बल पर चुनाव मैदान में कूद गई और आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी, वो विधायक बन गई। एक और महिला, पिछले चुनाव में बंगाल में टीएमसी के गुंडों ने जब चुनाव के बाद हिंसा करी तो उसके परिवार को, उसके घर को फूंक दिया, उसके सास ससुर को जिंदा जला दिया, उसके घर में खाने को कुछ नहीं बचा। लेकिन उसने हौसला नहीं तोड़ा। उसने कहा जब तक शरीर में जान है ममता के गुंडों से लड़ते रहूंगी। भाजपा ने उसे टिकट दे दिया और बंगाल के नारियों ने उसका भी हाथ थाम लिया। और आपको ये जानकर फिर खुशी होगी कि संदेश खाली, आपने नाम सुना होगा, संदेश खाली हिंसा। संदेश खाली हिंसा की पीड़ित वो महिला जिसके घर को आग लगा दी थी ममता के लोगों ने, जिसका सास ससुर को जिंदा जला दिया था ममता के गुंडों ने, वो चुनाव जीत गई। एक और तीसरी नारी, पानीहाटी विधानसभा सीट, मैंने वीडियो भी बनाया था। और पानीहाटी के विधानसभा के मतदाताओं को विशेष रूप से नमन है। हालांकि बहुत शर्म के साथ कहूंगा कि वहां अभी ऐसे कुछ गद्दार हैं जिन्होंने ये नहीं सोचा कि उनकी भी बेटियां हो सकती हैं, और उन्होंने आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में जिस छात्रा के साथ रेप हुआ था उसकी मां के खिलाफ जाकर वोट दिया, यानी कि उन्होंने बलात्कारियों के समर्थन में वोट दिया। लेकिन हिंदू नारी ने उनका भी हाथ थाम लिया। उन्होंने कहा था कि जब तक मेरे बेटी के पीड़ितों के अपराधियों को सजा नहीं मिलेगी अपने बालों में कंघी नहीं करूंगी। लड़ने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। ममता ने उनका भरपूर उनके साथ अन्याय किया था। टीएमसी पूरी तरीके से बलात्कारियों के साथ खड़ी हो गई थी, लेकिन बंगाल की नारियों ने फैसला करा कि यहां पर भी, पानीहाटी में भी ममता को हराया जाएगा। और फिर बहुत खुशी होगी, रत्ना देवनाथ जीत गई है। रत्नाकर देवनाथ चुनाव जीत गए। 28,000 वोटों से उन्होंने टीएमसी को पराजित कर दिया। तो बंगाल की जीत में एक तरफ रणनीति बनाई किसने? अमित शाह ने। मतदाताओं को विश्वास दिलाया किसने? अमित शाह ने। मतदाताओं की सुरक्षा की व्यवस्था करी किसने? अमित शाह ने। संवैधानिक मर्यादाओं में रहते हुए संवैधानिक स्तर पर मतदाताओं को संपूर्ण सुरक्षा किसने दी? चुनाव आयोग ने। लेकिन ममता के गुंडों से
टीएमसी के गुंडों से लोहा लेने का फैसला करा बंगाल की हिंदू नारियों ने। हिंदू नारियों, आपको न माने, यदि बंगाल में हिंदुत्व जीता है, यदि बंगाल में सनातन जीता है, यदि बंगाल में राष्ट्र विरोधी ताकतें हारी हैं, यदि बंगाल में हिंदू विरोधी नारियां, हिंदू विरोधी ताकतें हारी हैं, तो इसका संपूर्ण श्रेय पश्चिम बंगाल की हिंदू नारी को जाता है, जो 99% एकजुट होकर सड़क पे आके खड़ी हो गई। और जिसने कहा पिछले 15 साल से हम पिट रहे हैं, लुट रहे हैं, हमारी इज्जत आबरू पे हमला हो रहा है, करो तुम कितना करती हो, इस बार या तो हम अपने गर्दन कटा लेंगे और या ममता तुम्हें हम पराजित कर देंगे। मैंने पश्चिम बंगाल के ऐसे बहुत सारे वीडियो देखे। रात के 2-3 लोग इन महिलाओं के वीडियो, इनके महिलाओं की वीरता की तारीफ करूंगा। कहते थे इस बार तो करो या मरो का फैसला कर लिया है, लड़की हो, जवान लेडी हो, बूढ़िया हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि बंगाल के हिंदू युवाओं ने समर्थन नहीं दिया या बंगाल के बुजुर्गों ने समर्थन नहीं दिया। पुरुषों में डर बना हुआ था, खासतौर से जो 50 साल से ऊपर के पुरुष थे, उन्हें डर था कि ममता के गुंडे मारेंगे, ममता के गुंडे हमला करेंगे, हमारे घरों में आग लगाई जाएगी, हमारी बेटियों को उठाया जाएगा। इसलिए कुछ डर के ममता के साथ थे, कुछ बोल नहीं रहे थे, लेकिन चुपचाप भाजपा को वोट देके आए। जो युवा वर्ग था, लड़कों का वर्ग, उसमें भी बहुमत ममता के खिलाफ था। हाँ, वो खुलकर वो भी नहीं आ रहा था, लेकिन लड़कियां खुल के आ रही थी। और पहली बार शायद बहुत लंबे समय बाद ऐसा हुआ है। कल चुनाव परिणाम जब आ गए, उसके बाद भी हिंसा में किसी की जान नहीं ली गई। हाँ, कहीं ना कहीं गुस्से का इजहार किया। टीएमसी का एक गुंडा था और टीएमसी के गुंडे ने कहा था कि जैसे ही ममता की जीत होगी पश्चिम बंगाल, उसने अपने क्षेत्र के हिंदुओं से कहा था कि कान खोल कर सुन लो, जैसे ही पश्चिम बंगाल में टीएमसी की जीत सुनिश्चित होगी, मैं अपने गुंडों के साथ आऊंगा और तुम्हारे घरों की लड़कियों को उठाकर ले जाऊंगा। कल जैसे ही ये चुनाव परिणाम आया, ये तय हो गया कि अब बंगाल में ममता की सरकार नहीं बढ़ेगी। भीड़ ने उस गुंडे को घर से निकालकर पीटना शुरू कर दिया। ये हिंसा नहीं, मैं इसको हिंसा नहीं कहूंगा। और उसको सबक सिखाया। टीएमसी का एक नेता ने पूरे मैदान पर कब्जा कर रखा था और वो ग्राउंड, कभी बच्चों का ग्राउंड हुआ, स्पोर्ट्स ग्राउंड हुआ करता था। कल भीड़ ने, जैसा ये निश्चित हुआ कि अब सरकार टीएमसी की नहीं बनेगी, भीड़ ने ग्राउंड को खाली करा दिया। ममता बनर्जी जैसे ही शाम को काउंटिंग पूरी होती थी और टीएमसी की जीत निश्चित होती थी, तो काउंटिंग के बाद जो बूथ काउंटिंग के बाहर निकलते थे, बीजेपी के लोगों पर हमला किया जाता था। उनके हाथ तोड़े जाते थे, पैर तोड़े जाते थे, सिर फोड़े जाते थे और कईयों की हत्याएं होती थी। और इसलिए काफी लोग भाजपा के एजेंट बनने में डरा करते थे। कल ऐसे फोटोज आए कि जब टीएमसी की हार सुनिश्चित हो गई, टीएमसी का प्रत्याशी हार गया, भाजपा की सरकार बनाना निश्चित हो गया, भाजपा के लोगों ने ग्रीन कॉरिडोर बना दिया, सुरक्षित रास्ता दिया कि ये जो काउंटिंग में बैठे हैं अंदर टीएमसी के लोग, ये कोई गुंडा नहीं है, ये राजनीतिक लोग हैं, हमें इन पर हमला नहीं करना। और उनको सुरक्षित रास्ता दिया, हाथ के हाथ मिलाकर उन्होंने लाइन खींच दी कि कोई इन पर हमला नहीं करेगा। एक अच्छी राजनीतिक मर्यादा का परिचय दिया कल भाजपा के लोगों ने। तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल की जीत का नायक अमित शाह से ऊपर भी यदि मैं रखूंगा तो वो बंगाल की नारी को रखूंगा, बंगाल की हिंदू महिलाओं को रखूंगा, बंगाल की उन लड़कियों को रखूंगा जिन्होंने कहा कि या तो गर्दन कटवा लेंगे या ममता को पराजित कर देंगे। और इस तरीके से
पश्चिम बंगाल की जो आधी आबादी थी उसने ममता बनर्जी की गुंडागर्दी को पराजित कर दिया। दोस्तों फिलहाल ये परिणाम तो आ गए और अब हिंदुस्तान का दुनिया पूरे हिंदुस्तान के राजनीतिक ताकतों की निगाह दो और होंगी, पंजाब और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भी एक राजनीतिक दल ऐसा है जिसकी सत्ता जब जब रही है महिलाओं पर जुल्म हुए हैं। उसकी पार्टी के लोगों ने लड़कियों का सड़क पर चलना दूभर किया है। ऐसे राजनेताओं से, ऐसे राजनीतिक दलों से कहूँगा सीख ले कुछ। कहीं ऐसा ना हो जिस तरह बंगाल की नारी सड़क पर आ गई, कहीं यूपी की नारी भी सड़क पर ना आ जाए। फिलहाल आज की चर्चा में यहीं तक, चर्चा को विराम करते हुए नमन है सभी पांचों राज्यों के मतदाताओं को और कहूँगा संदेश है भाजपा के नेताओं को भी। आसाम से संदेश है, पांडिचेरी से संदेश है और पश्चिम बंगाल से संदेश है, पिच पर सीधे सीधे खेलो, ये बीच का रास्ता मत अपनाओ। खासतौर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो पिछले कुछ समय से ऐसा लगता है कि कम्युनिस्टों की वाली भाषा बोलने लगा है और जिससे हिंदूवादी ताकतें नाराज महसूस होती हैं, उसके बड़े लोगों की ओर से, बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों से की ओर से ऐसे बयान आते हैं जिससे राष्ट्रवादी और हिंदूवादी ताकतों का मनोबल टूटता है। उन सबको भी संदेश है कि जनता खुला समर्थन चाहती है, जनता खुलकर खेलना चाहती है, जनता आपके मुंह से सीधे बात कर सुनना चाहती है। जलेबियां बनाना बंद कर दो। जो आपका मतदाता है उस मतदाता को साफ साफ संदेश दो, हम तुम्हारे लिए हैं, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, हम तुम्हारे लिए लड़ेंगे और तुम्हारे स्वरूप के लिए, तुम्हारे अस्तित्व के लिए, तुम्हारे विरोधियों को जितना भी कुचलना पड़ेगा कुचलेंगे। दोस्तों आज की बात यहीं तक, फिर मिलूंगा, फिर किसी विषय पर चर्चा करूंगा और फिर अनुरोध कर रहा हूं वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को विश्व पत्रिका नमस्कार।